ये कहानी बहुत आसान चीज़ है, पहला क्लास तो जानते ही हो, हर एक चैप्टर का आसानी होता है। इट ओबेज क्या एडिशन रूल, एडिशन रूल को ओबेज करता है, मतलब कि चार्ज को सिंपली जोड़ घटा सकते हो। जैसे कोई बोले ना कि बॉडी के ऊपर क्या हुआ, एक तरफ से 2 कूलम चार्ज आया, एक तरफ से क्या हुआ 5 कूलम चार्ज बोल दिए पॉजिटिव में, एक में से बोले -3 कूलम, ऐसे। तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज के लिए सिंपली इसको ऐड कर सकते हो। कितना, तो 4 कूलम हुआ होगा चार्ज, ये इसका मतलब हुआ, सिंपली ऐड कर सकते हो। बोला सर कैसे सिंपली ऐड कर देंगे सर? अरे यार इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आया हो क्यों कैसे आया होगा, जैसे कोई बोले ना 2 कूलम चार्ज शुरू में आया, तो कैसे, मतलब स्टेप 1 में 2 कूलम चार्ज आया, स्टेप 2 में 5 कूलम चार्ज आया, तीसरे में क्या -3 कूलम, 3 स्टेप में इसको चार्ज दिए हैं, और फिर नेट चार्ज तीनों स्टेप के बाद बोलेंगे 4 कूलम होगा। क्यों यार, पहले स्टेप में क्या हुआ, प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ, कितना, क्यू बराबर क्या था Ne, तो N बराबर क्या हुआ QE, तो कितना चार्ज लॉस हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन, तो Q कितना है 2E, इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ लॉस हुआ होगा, इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ लॉस हुआ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस। इसमें क्या हुआ होगा 5E, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या लॉस हुए होंगे, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, या नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, कितना 3Y, QY क्या होता है E होता है Q3, और E इतने के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे गेन होंगे। ठीक है, देखो 1/e का वैल्यू क्या था 6.25 × 18, यानी 1/e बहुत बड़ा नंबर है। आपको लग रहा होगा कि 1/e छोटा है, लेकिन 1/e क्या है, काफी बड़ा नंबर है। चलिए अब जो टोटल क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ गेन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को तो की संख्या को तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह जोड़ घटा सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गायब हो नहीं सकता, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन इतना गया इतना गया इतना आया, तो क्या हुआ 2/e से गया, इसे आया कितना 3/e, इतना बढ़ा, घटा कितना 2/e, और क्या 5/e क्या घटा, तो बोला कितना हो जाएगा 5/7 -4/e, इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो घटा, इलेक्ट्रॉन घटा मतलब कि चार्ज क्या होगा पॉजिटिव होगा, आपको उतना ही चार्ज है नहीं 4/e, यहाँ से अगर बताओ तो क्या 4/e इलेक्ट्रॉन आएंगे, कि नेट एक पूरा देखोगे तो क्या लगेगा कि इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे सर, तो 4/e इलेक्ट्रॉन क्या हुआ लॉस हुआ होगा सर, तो यहाँ से भी देखो लॉस ही होगा। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, एडिशनल रूल को क्यों ओबे कर रहा है, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन का नंबर को ही तो जोड़ घटा रहे हैं, चार्ज को जोड़ घटा थोड़ी रहे, इलेक्ट्रॉन के नंबर को जोड़ घटा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गायब हो नहीं सकता, तो उसका नंबर सिंपली ऐड होगा ही होगा। मैं तुमको पहले इसलिए बताया था सबएटॉमिक पार्टिकल कि वो गायब नहीं होगा, जो एक बार इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गया वो चार्ज की हर एक प्रॉपर्टी जो समझ जाएगा। ठीक, चार्ज को सिंपली ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चार्ज भी किससे कनेक्टेड, नंबर से, और नंबर को सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं, इसलिए चार्ज भी सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यानी क्या बोलेंगे, चार्ज आपको एडिशन रूल को ओबे करता है, जैसे मैथमेटिक्स में लोग एडिशन करते हैं वैसे चार्ज का भी एडिशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूँ उसको, ठीक, जो लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें बेट को सिंपली ऐड कर सकते हैं, बेट मतलब हमेशा क्या होता है सिंपली ऐड होगा, एडिशन रूल को फॉलो करता है। वॉल्यूम हमेशा एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर सकता, हमेशा वॉल्यूम V1 + V2 नहीं होता। मैं सॉल्यूशन जो लोग पढ़े हो, ठीक है, उसको मैं क्या बताऊँ, बेट को सिंपली ऐड कर सकता हूँ, मतलब बेट एडिशन रूल को फॉलो करता है, लेकिन वॉल्यूम एडिशन रूल को ऑलवेज फॉलो नहीं करता, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है। तो वैसे ही कहानी है, चार्ज क्या होता है एडिशन रूल को फॉलो करता है ऑलवेज। इसमें आइडियल बॉडी है कि नॉन आइडियल बॉडी है नहीं सोचना अपन, ऑलवेज नेचर का रूल है कि वो एडिशन रूल को फॉलो करेगा ही। ठीक, तो चार्ज का हुआ तीसरा। फिर चौथा पॉइंट कि चार्ज जो है स्पीड के साथ बॉडी का स्पीड बदल रहे हैं तो चार्ज बदलेगा, तो नहीं, चार्ज डिपेंड नहीं करता बॉडी के स्पीड पे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत ही आसान बातें हैं, बहुत चिल्लर बातें हैं, जो एक बार पढ़ा होगा उसको बहुत ही इजी लग रहा होगा। ठीक, अब देखिए चार्ज क्या है, चार्ज जो है इट डज नॉट चेंजेस विथ क्या, चेंज विथ स्पीड ऑफ बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। कोई बॉडी जिस पे चार्ज ऑफ बॉडी जो है बॉडी के किस पे डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कोई बोले कि ये 2 कूलम चार्ज है, इसका स्पीड भी 0 था, 2 कूलम चार्ज को मूव करने लगे 10 मीटर/सेकंड से, इसी बॉडी का नाम कुछ 1 दे देता हूँ, इसी बॉडी को 2 मीटर/सेकंड से स्टार्ट मूव कराने लगे, तब भी चार्ज 2 कूलम ही रहेगा। ये इसका मतलब हुआ कि स्पीड घटाने बढ़ाने से चार्ज नहीं बदलता। अगर रुका हुआ रेस्ट में था तब चार्ज 2 कूलम था, तो मूव करेगा तब भी चार्ज क्या होगा 2 कूलम होगा। तो बोलो सर ये तो होना ही चाहिए था, क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि जो स्पीड से बदल जाए मास?
मास क्या होता है, स्पीड के साथ बदल जाता है, नहीं पता है? आप जो मैकेनिक्स पढ़े हो ना, उस मैकेनिक्स में जो 11th क्लास में, उस मैकेनिक्स में क्या स्पीड काफ़ी कम होता था, इसलिए उस जो चेंज को ना निगलेक्ट करते थे। नहीं तो ये सब जो नहीं सुनो, आइंस्टीन को इतना बड़ा मतलब बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, उन्होंने कौन सा रूल दिया था, थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो क्या बताता है, उसमें आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें यही बातें किया गया है कि जो बॉडी का मास है ना वो स्पीड के साथ बदलता है, ये है फॉर्मूला, ठीक है। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास, मतलब बॉडी जब रेस्ट में है तब का मास, और एम क्या है, मास ऑफ बॉडी एट अ स्पीड v, जब बॉडी v स्पीड से मूव कर रही थी तब का मास एम है। एम नॉट क्या है, जब बॉडी रुकी हो तो रेस्ट मास, जब स्पीड 0 था तब का मास है। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है। और v क्या होता है, स्पीड ऑफ बॉडी, v क्या होता है, स्पीड ऑफ बॉडी। ये क्या होगा आपको, ये v अगर वेरी लार्ज हो, v एंड c अगर कंपेरेबल होगा ना, कंपेरेबल, तब क्या होगा, तब m एंड m नॉट क्या होगा, डिफर करेगा आपको। मतलब m नॉट रेस्ट मास, रुका हुआ बॉडी का मास अलग रहेगा और मूव करता बॉडी का मास अलग रहेगा, कंपेरेबल रहा तो। अगर v क्या है, बहुत बहुत कम है c से, स्पीड ऑफ लाइट से अगर ऑब्जेक्ट का बॉडी का स्पीड काफ़ी कम है तो क्या बोलोगे, m और m नॉट ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। मतलब इसमें हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं सोचेंगे, जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स में करते थे। कोई बॉडी 10 kg का है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगा, तब भी उसको 10 kg का ही मानते थे। क्योंकि सोचो v अगर बहुत छोटा है तो ये वैल्यू बहुत कि 1 से क्या हो, काफ़ी छोटा हो जाएगा, 1 से काफ़ी छोटा हो जाएगा तो 1 माइनस काफ़ी छोटा वैल्यू तो 1 ही रह जाएगा, तो m और m नॉट क्या हो, बराबर हो जाएगा। तो देखो मास जो है आपको किस पे, मास जो है आपको डिपेंड करता है किस पे, स्पीड ऑफ बॉडी पे। मास ऑफ बॉडी जो है स्पीड ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो लार्ज स्पीड के लिए, ठीक है। लेकिन ये कोई स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, आपको लार्ज स्पीड से मूव करवाओ, कम स्पीड से मूव करवाओ, रुका हुआ रखो, रेस्ट में रखो, चार्ज नहीं बदलेगा। ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये लिखने से पहले लोग सोचते हैं कि ये क्यों लिखा है, तो हम जानते थे चार्ज डिपेंड नहीं करता है। मैं क्योंकि याद देखो, याद है ना, बॉडी का मास डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड नहीं करता, एक भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। किस पे, स्पीड पे। बात समझ आ रहा है? देखो ये कंपेरेबल स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरेबल का होता है, जानते हो? ये सब जब साइक्लोट्रॉन प्लेट्रॉन पढ़ोगे उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सेलरेट कर करके उससे कंपेयर में ले आते हैं, बहुत बड़ा स्पीड कर देते हैं, तब जाके कहानी क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें लागू होना चालू हो जाएगा आपको, ठीक है। जो नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं उसमें ये सब कहानी नहीं होने वाला। उसमें रुका हुआ बॉडी का मास 10 kg, तो चलता हुआ बॉडी का ही मास 10 kg मान लेते हैं, क्योंकि जो चलता है वो स्पीड काफ़ी कम होता है, और काफ़ी कम होगा तो मास को बराबर मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक प्रॉपर्टी जो कि चार्ज की। तो 4-5 प्रॉपर्टी है, इनको याद रखना है आपको, ठीक। चार्ज की प्रॉपर्टी है सब, ऐसे बोर्ड बना पूछेगा और एग्जाम मतलब कंपटीशन में पूछेगा तो लॉजिकल पूछेगा कि चार्ज कंजर्व क्यों होता है, किस रीजन के कारण। क्या इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसलिए वो चार्ज कंजर्व होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसलिए चार्ज कंजर्व होता है, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस पूछेंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज आप लिखे हो ना, उस प्रॉपर्टीज को आप लॉजिकली समझना कि जितने भी कहानी जो चार्ज की प्रॉपर्टीज शो करें ना, 3 लगाता जो क्वांटाइजेशन, एडिशन लॉ और कौन सा कंजर्वेशन लॉ, ये सब इसीलिए वैलिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं हो सकता। चलिए अब आइए हम लोग अब ये समझ गए कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज की कहानी और लिख सकते हो कि चार्ज अगर सिमिलर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या होता है, रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को दूर भगाना चाहता है। माइनस हो तब भी क्या होता है, रिपल्सन होता है कि नहीं। और प्लस माइनस हो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये सब चीज़ें आप जानते हो, ठीक। पॉजिटिव चार्ज की भी प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। ये सब एक प्रॉपर्टीज मान के चलिएगा। कुछ तो बोल मेरे भाई। जैसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कोई बोले ना कि एक बॉडी है Q1, ये बॉडी है Q2, ठीक है, ये बॉडी मान लीजिए Q3, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहा है उससे, ये दोनों क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये मान लीजिए रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, बता सकते हो क्या? मैं क्या बोला, जैसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे यूज किया जा सकता है।
बोलेगा कि मान लो Q1 Q2, तो बड़ा लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो आप। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ इसके लिए। एक Q1 है, एक Q2 चार्ज है, एक दूसरा Q3 चार्ज है। मैं बोला हूँ कि इसके बीच में क्या पाया गया, अट्रैक्शन पाया गया। ये दूसरे को अट्रैक्ट किया, ये दूसरे को रिपेल किया। तो मैं बोला हूँ क्या कि ये क्या होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, बताइए। बोलो सर कैसे बताएं सर, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा भाई। ये दोनों अट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा कि मान लो अट्रैक्शन क्या हो सकता है, Q1 को पॉजिटिव लें और Q2 को निगेटिव लें, है ना, तभी तो अट्रैक्शन हुआ यार। या क्या लेंगे, Q1 को निगेटिव, ये अट्रैक्शन कब होता है, जब अपोजिट चार्ज लेते हैं, है कि नहीं मेरे भाई। यानी ये जरूर क्या होगा, साइन वाइज उल्टा होगा, एक पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। और ये रिपेल हुआ है मतलब क्या, सेम साइन का होगा। क्या हुआ, रिपेल हुआ। तो अगर Q1 अगर मान लीजिए ये लिए हो गया पहला केस, देखो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि ये रिट्रैक्शन के लिए पॉसिबिलिटीज दो हैं, AV और AV, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी हुआ होगा पहला वाला कि ये पॉजिटिव रहा होगा या निगेटिव रहा होगा, तो ये रिपेल करने के लिए Q3 को भी क्या होना पड़ेगा, बताओ। Q1 पॉजिटिव लिए, Q2 निगेटिव लिए तो अट्रैक्शन हुआ। Q3 को क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खुद बोल दिया रिपल्सन, मतलब क्या सेम चार्ज होगा। तो Q1 पॉजिटिव तो Q3 भी क्या पॉजिटिव रहा होगा आपको, है ना। अब बताओ Q3 पॉजिटिव और Q2 क्या निगेटिव है, तो क्या होगा, Q2 और Q3 में क्या अट्रैक्शन होगा। बोलो हमारे मानने पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। ये देखो Q1 मान लीजिए निगेटिव मान लिया, Q2 पॉजिटिव मान लिया, तो Q1 यहाँ रिपल्सन के लिए क्या होना चाहिए, केस 2 में Q3 को भी निगेटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो Q2 Q3 क्या होगा आपको, अपोजिट साइन का होता है, अट्रैक्शन हुआ। तो ये बात आप समझ जाइए लॉजिकली। ये छोटे जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये दोनों अट्रैक्ट हो रहा है मतलब अपोजिट साइन का, और ये दोनों रिपेल हो रहा है मतलब सेम साइन का, मतलब इसका साइन सेम है। तो अभी से बात है, जो काम इसके साथ कर रहा है वही काम इसके साथ करेगा। अगर इसके साथ अट्रैक्शन हो रहा है तो इसके साथ भी अट्रैक्शन होगा। सर इन दोनों का चार्ज अपोजिट है, इन दोनों का चार्ज सेम है, क्योंकि रिपेल कर रहा था, सेम चार्ज होगा। तो अगर ये इसके साथ अट्रैक्शन कर रहा है तो इसके साथ भी अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि दोनों सेम बिहेवियर का है। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है सब, ठीक। इस रूल से भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मान लो तुम्हें दो बॉडी के बीच में पता है कि इस तरह का अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके बीच में आप बता सकते हो कि इसके बीच में क्या होगा, ठीक। मेरे हिसाब से आपको वो बातें मेरी समझ में आ गई होगी। बता दूं, मिटाना ही चाहिए। चलिए, अब ये बात समझ में आ गया कि देखा गया कि भाई चार्ज एक दूसरे को करता है, अट्रैक्ट और रिपेल करता है। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से रिपेल करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। आप समझोगे रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये फोर्स कि ये तो समझ में तो बचपन से सुनते आ रहे हैं सर कि चार्ज बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, सेम चार्ज वाले रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज वाले अट्रैक्ट करते हैं। सर ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अगर बचपन से सुनते आ रहे हैं तो अब ये जो फोर्स है वो कितना होगा, क्या होगा, ये कैसे बताया गया। तो इसके लिए आए हमारे हीरो कौन, कूलम्ब्स लॉ। बेचारे बहुत मेहनत किए थे इसको करने के लिए, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से इसको पढ़ लेंगे। कूलम्ब्स लॉ का स्पेलिंग एक बार देख लेना यार, पता नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। यहाँ से समझिए कि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी तक हम लोग बस क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। चार्ज की प्रॉपर्टी यार बहुत लोग बोलोगे, सोचोगे कि सर इतना तो हम जानते ही हैं सर, ठीक है। खैर यहाँ से चीज़ें, यहाँ भी बहुत लोग शुरुआत की चीज़ें जानते होंगे जो भी ढंग से पढ़े होंगे। वो सर सब जानते हैं तो आप पढ़ा क्या रहे हो, क्या करें यार। स्टार्ट तो बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ता है ना यार। देखिए कूलम्ब्स लॉ, देखिए कूलम्ब्स लॉ में सिंपल से क्या बताया गया है, ये मान लीजिए चार्ज क्या है, Q1 है बॉडी पे, ये चार्ज पे क्या है, Q2 है, क्या है, Q2 है। इसके बीच की दूरी क्या है, R है। तो फोर्स क्या लगता है, मैग्नीट्यूड बस फोर्स का लिख रहा हूँ अभी, क्या लगता है फोर्स। देखो ये देखो इन्होंने बहुत सारे कहानी किया, चार्ज को बढ़ा के देखा, तो देखा कि चार्ज के बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा हो रहा है, जैसे 1 कूलम 2 कूलम था तो प्रोडक्ट क्या था 2 का, 1 गुने 2। अब 2 कर दिए तो प्रोडक्ट क्या हुआ 4 का, ठीक है। 3 2 कर दिए तो प्रोडक्ट क्या 6 का। तो जितना ज़्यादा उसका प्रोडक्ट बढ़ा उतना उन्होंने क्या बढ़ा, फोर्स बढ़ा, ठीक है। ये उन्होंने आपको ऑब्जर्व, ये सब जो भी लॉ है ना, ये क्या होते हैं, ऑब्जर्व करके बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया, उसको फॉर्मूला में फिट करने की कोशिश किया कि किस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फिट कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है।
तो देखा गया कि चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ाया गया उतना ही ज़्यादा क्या हुआ, फोर्स बढ़ गया। तो ये उन्होंने पहला कर दिया कि हाँ चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है भाई फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? फोर्स क्या होता है, रेडियस जो है ना, रेडियस इसका होता है इन्वर्सली होता है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। मतलब क्या, जितना ज़्यादा दूर रखेंगे चार्ज को उतना कम फोर्स लगाएगा। रेडियस अगर, सो रेडियस बोल रहा हूँ, बार बार गलत बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन, डी कर देता हूँ इसका, आर से कंफ्यूज हो सकते हो, डिस्टेंस, ठीक है, या डी आर समझ जाना बस। डी जो नीचे आएगा वो क्या समझना है कि ये चार्ज के बीच की दूरी है। तो इसको बढ़ाओगे तो क्या हुआ, फोर्स घटेगा। अगर इसके बीच का सेपरेशन को डबल किया तो फोर्स क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर डबल हुआ तो फोर्स क्या हुआ, 4 टाइम्स घट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फोर्स जो होगा 4 टाइम्स घट जाएगा। ये सब बहुत ही चिल्लर बातें हैं। यानी चार्ज के प्रोडक्ट बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ता है, और चार्ज के बीच की दूरी बढ़ाओ तो फोर्स घटता है। वही घटता क्या है, उसका स्क्वायर पे घटता है। मतलब क्या, दूरी डबल करोगे तो फोर्स 4 गुना घटेगा, दूरी ट्रिपल करोगे तो फोर्स 9 गुना घटेगा, दूरी अगर चौपल कर दो तो फोर्स क्या 16 टाइम्स घट जाएगा। तो स्क्वायर इसलिए क्योंकि ऑब्जर्व क्या किया गया कि दूरी को डबल करने से फोर्स भी डबल, मतलब 1/2 नहीं हो रहा है, फोर्स 1/4 हो जा रहा है। दूरी को 3 गुना करने पे, ट्रिपल करने पे फोर्स 1/3 नहीं हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, 1/9 हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिस्टेंस जितना चेंज कर रहे हैं फोर्स उसके स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला उन्होंने स्क्वायर ले आया। ये सब उस पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे, सब पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो जानते हो, बचपन से सुनते हो, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, के Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डी के क्या, डी एस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कि कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ Q1 Q2 क्या हो, ये देखो ये सब चीज पॉइंट चार्ज, यहाँ जो भी बात लेना, यहाँ अभी जो बातें कर रहा हूँ किसके लिए बात कर रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। ये नहीं कोई स्फीयर ले लिया उस पर लगा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। मैं कूलम्ब्स लॉ बता रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ में क्या लेना है, पॉइंट चार्ज, बिल्कुल डॉट समझना है चार्ज को, उसका कोई थिकनेस, उसका कोई विड्थ, उसका कोई लेंथ नहीं है, बिल्कुल एक डॉट है सिर्फ, ना उसमें लेंथ, ना उसमें विड्थ, ना उसमें हाइट। ठीक, तो पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच के सेपरेशन के क्या, इन स्क्वायर के सेपरेशन जो होगा, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, समझ में आ रहा, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्ज, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्ज। ठीक, तो इससे क्या होगा आपको, इनवर्सली इसके स्क्वायर के इनवर्सली होगा। ठीक है, तो ये सब आपको वैलिड फोर्स मिला किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, चार्ज बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा और सेपरेशन बढ़ाने पे फोर्स घटेगा। ये सब कहाँ से आया, कोई बोलेगा मैथमेटिक्स प्रूव है क्या सर, नहीं, सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, ध्यान रखना है सब। जब भी लॉ की वर्ड बोले ना, लॉ, तो समझना है कि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर करके वो चीज़ें देखा गया है और उसको ही फॉर्मूला बना दिया गया है। ठीक, चलिए अब के क्या है, के कूलम्ब्स कांस्टेंट बोल सकते हो, कांस्टेंट है किसे, कूलम्ब्स का। इसका वैल्यू कितना होता है के का, 9 होता है। यूनिट क्या हो जाएगा के का, बताओ, इसका यूनिट क्या, न्यूटन, इसका क्या सेपरेशन किसमें, वो मीटर में, तो न्यूटन इंटू क्या, मीटर स्क्वायर। एक कूलम तो क्या, कूलम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यूनिट, ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और में क्या, कूलम स्क्वायर, किसका यूनिट आएगा, के का आएगा। भाई के का यूनिट निकालना तो के को एक तरफ रखो, बाकी सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, के को उधर रहने देंगे, इसको इधर फेंकेंगे और इसको नीचे लाएंगे। तो न्यूटन, ये मीटर, सेपरेशन किसमें लगे, मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका भी कूलम, इसका भी कूलम, तो क्या कूलम स्क्वायर नीचे आएगा। और ये वैल्यू होता है, सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नीचे दिख तो रहा है ना यार, हाँ दिखना चाहिए। ठीक, ऐसे कहानी है। बातें बहुत आसान कर रहा हूँ, आसान चीज़ें हैं, मिटा देता हूँ इसको। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब बातें करते हैं फोर्स का डायरेक्शन। बताओ, अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, रिपेल करेगा। रिपेल किधर, Q1 इसको इधर ढकेलना चाहेगा। ठीक है, इस फोर्स का नाम जानते, देखो बोलो क्या, बोलो फोर्स ऑन 2, इसका नाम क्या दिया, Q2। तो फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। ऐसे बहुत जगह, ये पूरे फिजिक्स में ऐसे टर्म्स लिखने के बहुत सारे ट्रेंड है। तो जब भी ये 1 2 या 2 1 लिखा है, मतलब कि पहले जो लिखा है उस पर निकाल रहे हैं, और बाद में जो लिखा रहा है उसके कारण निकाल रहे हैं। कभी लिखा है ना 1 2 3, मतलब 2 पे निकाल रहे हैं 3 के द्वारा, ऐसा समझना है आपको। यहाँ पर क्या 2 पे फोर्स निकाल रहे हैं किसके द्वारा, 1 के द्वारा। ये भी क्या प्लस, ये भी प्लस, ये भी रिपेल करेगा, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। कितना फोर्स लगेगा किस पे, 1 पे, किसके द्वारा, 2 पे। ठीक है,
तो देखा क्या उन्होंने, सब ऑब्जर्वेशन कि दोनों का फोर्स क्या लगा आपको, सेम मैग्नीट्यूड का है। इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही उस पे फोर्स लगा है। इससे समझो कि न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ याद पड़े ना, न्यूटन थर्ड। अगर हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ही इक्वल फोर्स हम पे लगता है, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही यानी कहानी। देखो कूलम्ब्स लॉ में ये थोड़ी है कि न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ को भूल जाएंगे। वही कहानी है इस बॉडी पे। देखो इस बॉडी पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है, लोग आपस में एक दूसरे पे लगा रहा है फोर्स। तो अगर आपस में फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएंगे। आपस में कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जितना फोर्स ए उस पर लगाएगा उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। इक्वल होगा और क्या होगा, अपोजिट होगा। जो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा पता है क्या है, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये दोनों जो लाइन पॉइंट को डॉट, दोनों पॉइंट को जोड़ दो, किससे, एक लाइन बना दो दोनों पॉइंट को जोड़ के, इस लाइन के अलॉन्ग ही रहेगा। ये नहीं कि ये लाइन एक Q1 Q2 को जोड़ रहे हैं, ये लाइन बन रहा है और फोर्स इधर लग गया, ऐसा नहीं होगा। फोर्स जो भी होगा इसी लाइन को आगे बढ़ाना, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। उस लाइन पे परपेंडिकुलर है, उस एंगल के साथ, उस लाइन के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे देखो मैं अभी कॉन्सेप्ट ओरली बता रहा हूँ, उसके बाद इसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे कि मैग्नीट्यूड इतना होगा, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ जैसा होगा, आपको एक्शन रिएक्शन जैसा होगा कि जितना एक्शन लग रहा है उतना इस पर रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स सेम होंगे, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, लाइन के लॉन्ग लगेगा। कौन सा लाइन, दोनों पॉइंट के जोड़ने से, दोनों पॉइंट चार्ज के जोड़ने से जो लाइन बन रहा है उसी लाइन के लॉन्ग रहेगा। ठीक है, लाइन के अलग समझ में आ रहा है ना, कि मतलब दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से ऐसा लाइन बन रहा है और आप फोर्स लगा दो इधर, जैसे बोल रहे हैं Q1 Q2 यहाँ रख दिए। ठीक है, अब बोल रहे हो कि सर नहीं फोर्स तो सर इधर लगेगा, नहीं बोलिए, ये लाइन को जोड़े इसी के लॉन्ग लगेगा फोर्स, चाहे उधर चाहे इधर। वो डिपेंड करता है रिपल्सन हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है, लगेगा लाइन के लॉन्ग ही, फोर्स इधर लगेगा चाहे इधर लगेगा, ऐसे कोई फोर्स मत लगा देना। ठीक है, समझ मेरी बात आ रही है। दो चार्ज रखा हुआ है Q1 Q2 यहाँ पे। ठीक है, कोई बोले सर ये लाइन के जोड़े अब फोर्स इस पे इधर लग गया इसके कारण, भैया नहीं होगा। जो लाइन जोड़े हैं उसी को आगे बढ़ाइए, रिपल्सन होगा तो ऐसा लगेगा और अट्रैक्शन होगा तो ऐसा लगेगा। अब रिपल्सन अट्रैक्शन तो जानते हो ना कब होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन, लेकिन लगेगा उसी लाइन के लॉन्ग। लाइन कौन सा, तो दोनों पॉइंट चार्ज को जब मिलाएंगे पॉइंट को, तो जो लाइन बनेगा उसी लाइन के अलॉन्ग कहानी चलेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो ऐसे, अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो क्या ऐसे ही लगेगा। मेरी बातें समझ आ रही, इसको मिटा देता हूँ पहले, एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, इफ मैग्नीट्यूड बाई क्या होगा, फोर्स बराबर होगा F12 और F21 क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऐसा सब क्या ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, और ये आप न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से भी आ सकते हो कि भाई कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आपस में लगा रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा। ठीक है, आप ये चीज़ जानते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है। ठीक, इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल, और डायरेक्शन में क्या उल्टा होगा। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, अगर F12 वेक्टर ग्रुप में दिखाएं तो इसको दिखाएंगे -F21 ऐसे दिखाएंगे। ये माइनस साइन क्या दिखाएगा कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो एक लेफ्ट डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, और इसी पे नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू, किसी भी तरह का चार्ज का पेयर लोगे यही सब कहानी होगा, मैग्नीट्यूड बाई सेम, डायरेक्शन बाई अपोजिट, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा खेल किसका चलेगा, न्यूटन थर्ड लॉ का। कुछ तो बोल मेरे भाई, ऐसा नहीं कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ भूल जाएंगे। मैं मिटाने वाला हूँ इसको, बहुत आसान चीज़ है। जितने ही पॉइंट बोलूँगा उसको अगर आप कोई लैंग्वेज वाइज लिखना चाहते हो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो। के का वैल्यू याद रखना है, यूनिट इसका याद रखना है, फॉर्मूला कूलम्ब्स फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जहाँ पे नीचे का डिपेंड रहेगा वो सेपरेशन का जो रहेगा, दोनों पॉइंट्स का जो सेपरेशन रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा। आपको उसको डी से दिखाना है कि आर से दिखाना है वो अपना समझ लेना आप। चलिए, कोई बुक में डी से दिखाया, कोई बीच में आर से दिखाया, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब ध्यान दीजिए, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव था, यार बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान। ये निगेटिव मान लीजिए, निगेटिव है, निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ए रिपेल इसको इधर करेगा, ए रिपेल इसको इधर करेगा। क्या लिखेंगे इसको, F21, 2 पे फोर्स 1 के द्वारा, इस पर लिखेंगे F12, 1 पे फोर्स 2 के द्वारा। दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड बाई क्या रहेगा, इक्वल, और डायरेक्शन में क्या रहेगा, उल्टा। ये मोड में लिखा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मतलब 2 न्यूटन इधर लग रहा फोर्स तो इस पर भी 2 न्यूटन लगेगा,
इसमें 5 न्यूटन तो इसमें भी 5 न्यूटन, बस क्या हुआ मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगा, बस डायरेक्शन में क्या, एक में लेफ्ट साइड डायरेक्शन लग रहा है तो इनका लगेगा राइट डायरेक्शन में। ये सब चीज़ें दिमाग में जितना जल्दी बैठ जाए उतना आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक। बोले नहीं एक पॉजिटिव रखते हैं सर एक निगेटिव रखते हैं, ठीक है, तो भाई अट्रैक्शन होगा आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव है निगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा किस लाइन की, जो फोर्स लगेगा हमेशा उसी लाइन के लॉन्ग लगने वाला है मेरे भाई, ध्यान रखना है आपको। इसमें इधर फोर्स लगेगा, ठीक। क्या F21 F12 क्या मैग्नीट्यूड बाई दोनों बराबर, और डायरेक्शन वाइज क्या होगा उल्टा, डायरेक्शन वाइज क्या होगा उल्टा होगा आपको। क्यों डायरेक्शन, देखो इसमें क्या है Q2 पे लग रहा था राइट डायरेक्शन में फोर्स, इसमें क्या Q2 पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें Q1 पे क्या लग रहा था लेफ्ट में लग रहा था, इसमें क्या उल्टा लग रहा है। लेकिन ये दोनों आपस उल्टा उल्टा हुआ है, लेकिन फिर एक दूसरे का तो उल्टा ही है, ये अगर लेफ्ट में हुआ तो राइट में हुआ, मतलब दोनों अगर ये 2 न्यूटन इस पे इधर लग रहा है तो इसमें 2 न्यूटन इधर लगेगा, मतलब दोनों साइन वाइज डायरेक्शन वाइज उल्टा ही रहेगा। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि यही थर्ड लॉ का स्टेटमेंट भी है, ठीक है। कोई अगर 2 पॉइंट चार्ज को छोड़ दिया गया ना तो उसमें नेट फोर्स क्या लगेगा, कोई बोले ना कि ये 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम बनाया गया, Q1 Q2 रखा गया बिल्कुल फ्रीली, कोई बाहर से कुछ उसको बांधा नहीं गया है, तो क्या होगा ये पूरे को सिस्टम तो इस पर F नेट फोर्स क्या लगेगा 0, मतलब ये 2 चार्ज के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि F नेट क्या होगा 0, क्यों F नेट मैं पूरा को सिस्टम मान रहा हूँ, ये दोनों को मिला के एक सिस्टम मान रहा हूँ, तो इस पर इधर फोर्स तो इस पर इधर, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स क्या 2 न्यूटन इधर और 2 न्यूटन इधर, तो वेक्टर तो पढ़े हो ना, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वेक्टर पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या हुआ नेट फोर्स क्या हुआ 0, यानी पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है 0 लग रहा है। अब देखो फोर्स अगर नेट फोर्स 0 हो गया ना, देखो 2 न्यूटन में एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, कहानी क्या है कि जो भी फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में उल्टा होगा, और 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है 0 होता है। तो दोनों पॉइंट चार्ज को मैं एक सिस्टम मानूं, एक ही बोलोगे एक ही आप, मतलब एक पूरा मिला के क्या एक सिस्टम है, 2 अलग अलग पॉइंट ना मान के उसको एक पूरे सिस्टम के अंदर इमेजिन करूँगा तो बोलूँगा पूरे सिस्टम पे क्या लग रहा है फोर्स, नेट फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है। मैकेनिक्स वगैरह पढ़ोगे तो जानोगे कि नेट फोर्स 0 लगेगा तो इसका आपको सेंटर ऑफ मास जो है जहाँ था वहीं रहेगा। अब यार मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत तो नहीं, बुरा मान जाओगे तो अलग बात है। अगर आपको 11th की चीज़ें याद है तो ध्यान रखना। अगर कोई बोले कि दोनों सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो इससे क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा नहीं बदला, ये मूव करेगा Q1 उसमें पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है तो वो तो उधर जाएगा इधर जाएगा, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं पे मेंटेन रहेगा। नेट फोर्स 0 लगेगा तो क्या लगा सकते हैं इस सिस्टम पे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाते ही हैं, ठीक है। यानी इस पर क्या आप M1V1 M2V2 लगा सकते हो, कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, इन लोग आपस नेट फोर्स क्या है 0 है तो इसे मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, एनर्जी कंजर्व तो होता ही है, सब कुछ लगा सकते हो, यानी बहुत आसान चीज़ है। इस पर ये चीज़ रखना कि जब भी 2 चार्ज को हम लोग रखेंगे किसी दूरी पे सेपरेट करेंगे तो दूरी दोनों फोर्स एक दूसरे के कारण जो लगेगा क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, डायरेक्शन में उल्टा रहेगा, और नेट फोर्स 0 लगेगा पूरे सिस्टम पे, क्योंकि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मतलब 2 वेक्टर इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होता है 0 होता है। इसी में नेट फोर्स क्या बोला 0, मैं इस पे नेट फोर्स 0 नहीं, इस पे नेट फोर्स 0 नहीं, दोनों सब मिला के पूरे सिस्टम में नेट फोर्स 0 है। इस पे तो कुछ फोर्स लग ही रहा है, इस पे कुछ फोर्स लग ही रहा है, लेकिन सब मिला के 2 इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट क्या होगा 0 होगा। नेट 0 फोर्स जैसे ही नेट 2 पूरे सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 लगता है तो वहाँ मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व तो हमेशा होता है आपको, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन तो पूरा इन्वर्स का लॉ है, मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो आप। मतलब देखो इस चैप्टर में ना अच्छे क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं या अच्छे क्वेश्चन आपको आया है तो इसमें ये मत समझना कि सिर्फ वो इलेक्ट्रोस्टैट का, उसका मैकेनिक्स के साथ मिलाएगा ना तभी वो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आपको बोला जाता है कि 11th को ढंग से पढ़ो, लेकिन आप बहुत लोग हल्के में लेते हो बेचारे यार 12th पढ़ेंगे डायरेक्ट। फिजिक्स अगर ढंग से समझना है ना, फील करना है, बोर्ड पास करना है तो यार रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत आसान है, ठीक। थोड़ा वो समझ गया था रट्टा मार ले बोर्ड हो जाएगा आपका। 11th ना भी याद है, ये सब बातें बहुत पेचीदा ना भी याद है तो चल जाएगा काम। लेकिन थोड़ा सा अगर कंपटीशन एग्जाम सोचते हो ना, ये सब दिमाग में बैठा लेना कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं इस पे, क्योंकि नेट फोर्स क्या है 0 है। जब भी नेट फोर्स 0 होता है कोई सिस्टम पे तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है M1V1 क्या M2V2, ये सब चीज़ें बातें बहुत सुने हो गया। ये नेट फोर्स 0 तो क्या होगा सेंट्रल जो होगा क्या सेंटर ऑफ मास जो होगा ये क्या होगा फिक्स्ड रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, वो जहाँ पे है वहीं पे है। सेंटर ऑफ मास निकालना आपको
आता है कि नहीं आता है पता नहीं, मैं बहुत अनुमान लगा रहा हूँ बस। ये सब चीज़ें बता दिया हूँ, जिनको समझ में आ रहा है 11th की चीज़ याद है वो लिखें, जिनको 11th की चीज़ याद नहीं है वो इतने में खुश रह जाए। इक्वल मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, चलिए मिटा दूँ उसको। देखो इसको मैं भी थ्योरेटिकली बता देता हूँ, फिर बाद में इसको असेंबल कर दूंगा कहानी को, किस मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, किधर डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके और क्या क्या पॉइंट हैं। ठीक है, हमेशा इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, लाइन के लॉन्ग लगेगा, हमेशा जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसके लॉन्ग लगेगा। नेट फोर्स 0 लगेगा, इसलिए क्या बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है उसका मूव नहीं कर रहा होगा। दोनों इंडिविजुअल चार्ज मूव कर रहे होंगे, लेकिन दोनों इंडिविजुअल चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो मूव नहीं कर रहा होगा। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको पॉज करके हो सकता है अपने थ्योरी बना के एक जगह लिख भी सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे असेंबल करवाऊंगा, लेकिन आप अभी से ही उस सबको एक जगह असेंबल करके लिख सकते हो जो मैं ओरली बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसमें एक बहुत और इम्पोर्टेंट लाइन है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है इंडिविजुअली उन दोनों के कारण, वो किसी तीसरे के आने के कारण उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे देखिए कोई बोले Q1 है, एक Q2 है, ये दोनों में फोर्स लग रहा था। मान लीजिए एक तीसरा चार्ज कहीं रख देते हैं, मान लीजिए इधर आ गया कहीं, इसी पे लाइन पे रख देता हूँ Q3। ठीक है, अभी तीसरे ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था ना, ये बेचारा अपना ये अभी नहीं आया है, ये भी लग रहा था, ये भी नहीं आया। ठीक है, ये मान लीजिए जैसा भी है, मान लीजिए पॉजिटिव है निगेटिव है, मान लीजिए नहीं चलो पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव से थोड़ा सा समझाना था इजी वाला होता है। तो पॉजिटिव क्या हुआ, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, इस पर क्या लग रहा होगा F12, इस पर क्या F21, ऐसा लग रहा होगा, पता ही रहो, पता होना चाहिए। अब इसके जगह कहीं तीसरा चार्ज इसके सराउंडिंग में आ गया, इसका जो सराउंडिंग है उसमें कहीं तीसरा चार्ज Q3 आ गया, मान लीजिए पॉजिटिव है, मान लीजिए क्या हो पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसको अपनी तरह अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, कौन किसको, Q3 किसको, Q2 को, Q3 क्या Q1 को क्या रिपेल करने लगेगा, है कि नहीं। Q3 पे जो है Q2 पे कितना फोर्स है, ये भी दोनों क्या है, इसको भूल जाओ, इसको निकालना है तो इन दोनों के बीच में निकालना है तो इसको भूल जाइए। ये दोनों क्या है, साइन में अपोजिट है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, Q2 को अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा, वो इसको अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा। कितनी फोर्स क्या लिखेंगे, F2 पे लग रहा है फोर्स, किसके साथ 3 पे, इस पे क्या लिखेंगे 3 फोर्स लग रहा है 1 पे, किसी को 3 पे। तो अगर मैं बोलूँ कि इस Q1 पॉइंट चार्ज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ दिखाया मैं यार, थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाता हूँ, चल थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ, फोर्स 1 पे लग रहा है किसके द्वारा 3 के द्वारा, मान लीजिए लग रहा है इधर, इस पे क्या लग रहा है, फोर्स 2 पे लग रहा है किसके द्वारा 3 पे, इधर लग रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा कि Q1 पे नेट फोर्स बदल गया क्या सर, हाँ बदल गया, इतना इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, तो कुछ रिजल्ट का रिजल्टेंट कुछ अलग होगा, इसमें नेट फोर्स घट रहा होगा। लेकिन कोई अगर आप बोले कि ये 2-3 के कारण F21 पे कोई फर्क आया होगा, मेरी बात ढंग से समझिएगा, इसको बहुत मज़ेदार ढंग से बहुत लोग समझाते हैं, बहुत देखोगे बहुत टीचर को वीडियो तो आपको बहुत मज़ेदार ढंग से समझाया जाता है। हम लोग भी जब पढ़े थे टीचरों से तो बहुत मज़ेदार ढंग से समझाते हैं कि भाई दो चार्ज जो है उनका प्यार या दुश्मनी जो है या अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो तीसरे के कारण क्या हुआ, उन लोगों का आपसी प्यार और दुश्मनी क्या बदलने वाला नहीं है। ठीक है, ये उस तरह से कहानी सोच सकते हो कि क्या बोले मम्मी पापा है, उनका प्यार जो है कि बच्चे के होने से क्या हुआ बदलता नहीं है। ठीक है, उनको आपसी प्यार, बच्चे के प्रति प्यार होगा, ठीक है, लेकिन आपसी प्यार क्या हुआ नहीं बदलेगा। ऐसा हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ आपको मैं, मतलब कि रियलिस्टिक में हो तो रोज झगड़ा होता है, वो तो अलग बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक पति पत्नी उनका बच्चा होता है तो क्या बोलेंगे कि उनका अपना जो प्यार है वो क्या होता है बना रहता है, मतलब उनका आपसी प्यार वो तीसरे के कारण चेंज नहीं होगा। या उसी को अगर दूसरे समझने में समझिए कि मान लीजिए, नहीं ये समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है, इतना याद रखना कि तीसरे के आने के कारण इन दोनों का आपसी प्यार, नेट जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बदलेगा, नेट बदलाव आएगा, लेकिन इन दोनों का जो आपसी जो अट्रैक्शन फोर्स था या आपसी जो फोर्स लग रहा था वो नहीं बदलेगा। मतलब हमेशा आपको बहुत सारे चार्ज दिए हो ना तो क्या कर सकते हो, पेयर में लेके खेलो आप, क्योंकि एक दो लोगों का पेयर जो है ना उनका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है अट्रैक्शन जो होगा वो तीसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मान लीजिए 5 चार्ज है ना तो उसको पेयर बना लो, जो आपसी पेयर होगा वो पेयर
जो है बाकी चार्ज के कारण, जैसे Q3 आ गया, Q4 आ गया, Q5 आ गया, ठीक है, Q6 आ गया मान लीजिए, ये सब मिलके इसमें नेट फोर्स बदल देगा, लेकिन इन लोगों का जो आपसी प्यार था, आपसी जो अट्रैक्शन था, ठीक है, वो मेंटेन रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। हाँ, इस पे कोई इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा, इधर लगेगा, मतलब कि 2 न्यूटन इधर लग रहा था, वो 2 न्यूटन तो लगते रहेगा। मान लीजिए कोई इधर से 5 न्यूटन लगाने लगा, इधर से कोई 3 न्यूटन लगाने लगा, कोई ऐसे 4 न्यूटन लगाने लगा, तो सबका रिजल्टेंट निकालो तो बदलेगा, लेकिन ये 2 न्यूटन है ना, कि ये कि इन तीनों के आने का ये 2 न्यूटन बदल जाएगा, ये नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब वही एग्जाम्पल मैं जो दिया हूँ वो याद रखना कि आपको वो एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर आपसे समझ में आ जाएगा कि तीसरे के आने के कारण उन दोनों का आपसी प्यार में कोई बदलाव नहीं आएगा। रियलिस्टिक में आता है, लेकिन यहाँ पे मान के चलेंगे कि ऐसा ही सोचना है कि नहीं आता, ठीक। कोई कष्ट? चलिए बेटा उसको ये दिमाग बैठाइए, ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा। 2 पेयर ऑफ चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो तीसरे उस सराउंडिंग में कोई तीसरा चार्ज आता है, वो तीसरे चार्ज के कारण उन दोनों का आपसी जो पेयर ऑफ फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो आपसी पेयर का जो फोर्स लगेगा वो सेम रहेगा। वो सराउंडिंग में जो चार्ज तीसरा आया उसके कारण क्या हो, नेट फोर्स में बदलाव आएगा, नेट फोर्स सब मिल के जो फोर्स लगेगा वो अलग रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा था वो सेम रहेगा, ठीक है। देखो इसी की कहानी को कर लेके हम लोग एक जो लास्ट बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आएगा आपको। 5-7 चार्ज दिए हो, सबको अपना अलग अलग चार्ज लेके अलग अलग पेयर मान के अपना कूलम्स लगाना है, और जितने फोर्स आएंगे सब वेक्टर क्वांटिटी है, सबको वेक्टर की तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आया? ये जो कॉन्सेप्ट बताया सबसे आखिरी वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम